तुझे क्या पता है यूनिवर्सिटी के बारे में? हाँ, मैंने आईआईटी से लिया है। हाँ तो मेरी कजिन आईआईएम से ग्रेजुएट है। मेरी बहन कैम्ब्रिज से है। हाँ तो कैम्ब्रिज के बगल में अरे ये तुझे क्या पता है? कुछ पता नहीं है तेरे अबे। यूनिवर्सिटी के बारे में। बड़ी बड़ी डिग्रियां सुनने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, बट क्या ये वास्तव में काम करती है? जहाँ पर लोग सीना फाड़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों का दम दिखाते हैं, वहीं आज के हमारे गेस्ट का मानना है कि लोगों को पढ़ना चाहिए जिनसे उनको खुशी और सीख मिले। जहाँ पर हर कॉलेज प्लेसमेंट के दावे रखती है, वहाँ पर इनका और इनकी कंपनी स्टोवा का मानना है कि लोग कोई प्लेस करने की चीज नहीं बल्कि उनको काबिल बनाओ ताकि वो अपने कामयाबी का रास्ता खुद चुन सके। तो आइए बात करते हैं द वंडरफुल फाउंडर ऑफ स्टोवा मिस्टर आदित्य कुलकर्णी से और जानते हैं कि इन्होंने अपनी कामयाबी का रास्ता कैसे चुना। हाय गाइस, तो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में 3 फेजेस तो जरूर आते हैं। पहला फेज होता है सड़क से खड़े होके, दूसरा फेज होता है ऑफिस में जाता है और तीसरा फेज होता है ग्रोथ साइकिल का। तो आज हम बात करेंगे स्टोवा के फाउंडर से मिस्टर आदित्य सर। वेलकम टू द शो। मेरा हाथ थोड़ा टूट गया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी अभिषेक। सर क्या हाल है आपके? बस चल रहा है। कैसा आई चल थिंक रहा है? अभी हम कहीं पे मतलब आई थिंक एज स्टोवा हम कभी भी सड़क और ऑफिस के बीच में कहीं पे अच्छा, अभी सड़क और ऑफिस के बीच बीच में। सर मैं जर्नी जानना चाहता हूँ आपकी, मतलब कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और सो मेरा फर्स्ट शॉट एट एंटरप्रेन्योरशिप वाज 2010 में। पहले मतलब मैं 2010। यहाँ पे बागमाने टेक पार्क में जूनिपर में जॉब करता था और वन डे आई रेड इन अ न्यूज़पेपर कि ये जो बिशप कॉटन स्कूल है कि उसके 300 सीट होते हैं और 2000 एप्लीकेशंस कम एंड पेरेंट्स लाइन अप द डे बिफोर। रात से पेरेंट लाइन लगा के खड़े रहे। तो मैंने जब वो पढ़ा तो आई वाज लाइक अरे ये तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। लाइक अगर 300 सीट है, 2000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ऑन एवरेज पीपल आर अप्लाइंग टू 5-6 स्कूल्स। सो कैन आई बिल्ड वन सिंगल प्लेटफॉर्म where parents can apply to multiple schools for admission. So that was my first sort of idea. बट आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी का माइंडसेट कहाँ से है? आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा बंदा है या किसी? मेरे पापा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। ओके। तो वो पहले कुवैत में पाइपिंग का काम नहीं होता जो बॉयलर होते हैं बड़े। So he used to do that sort of hard manual kind of work in Kuwait and then he came back और नासिक में आके फिर उन्होंने 4-5 साल काम किया and उन्होंने अपना पहला कंपनी चालू किया। और पहला कंपनी मतलब इट बेसिकली एक मशीन था जहाँ पे वो खुद बैठते थे और प्रेस पार्ट्स हम बनाते थे। तो पहली इंस्पिरेशन तो पापा थे। बट जब मैं बिट्स में था तो उस टाइम हमारे कैंपस पे बड़ा माहौल बन गया था एंटरप्रेन्योरशिप का। इनफैक्ट मेरी बैच से काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, जैसे स्विगी के को फाउंडर है नैंडी इज माई बैचमेट। ओ सेम बैचमेट। एप्समिथ के अभिषेक नायक जो थे जिन्होंने घर पे चालू किया, अभिषेक हुंबड़ है तो मेरे बैच से काफ़ी लोग। और उसका मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा कैंपस पे वो माहौल था। पहली बार वहाँ पे एक जो बोलते हैं ना कॉन्क्वेस्ट करके चालू हुआ था। कॉन्क्वेस्ट बिट्स पिलानी का फ्लैगशिप इवेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो वो हमारे टाइम चालू था। मेरी एक दोस्त थी अनुया करके, तो वो एक फाइनल में भी पहुंची थी तो मैंने उनको देखा था, स्टेज पे गई वो। एंड देन आई वाज लाइक यार ये अच्छा लग रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो इसलिए जब मैं जूनिपर में कर रहा था फिर ये हुआ तो मैंने जॉब छोड़ दी। बट एक्चुअली फिर उस टाइम मैंने कुछ किया नहीं। मैं 3-4 महीना बस घर में बैठा। एंड मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं सोच रहा था कि मिल के करेंगे, बट कुछ हुआ नहीं। तो फिर से मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। कहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी? कौन से ईयर की बात है? ये 2010 की बात है। तो 2010 के 2009 के एंड में मैंने जॉब छोड़ी। 2010 के मार्च अप्रैल तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर कैट के रिजल्ट भी आ गए थे तो मेरा हुआ नहीं था उस साल भी। तो फिर मैंने जीएस करके कंपनी थी पुणे में, जीएस एसोसिएट्स करके, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे मैं 1 साल था। फिर वहाँ पे भी जो मुझे दोस्त मिले जीएस में, दे वर आल्सो ऑल एंटरप्रेन्योर्स। तो एक्चुअली आई रिमेंबर कि उड़ान मूवी आई थी 2011 के फ्लाइट वाली? नहीं फ्लाइट वाली नहीं, जो जमशेदपुर में नहीं होती, जो बंदा पोएट होता अच्छा, है। राइट। आई थिंक विक्रम मोटवानी की मूवी थी। तो हम सारे दोस्तों ने वो मूवी देखी, हम सारे काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए। आई थिंक हम 5-6 लोगों ने साथ में जॉब छोड़ दी। तो फिर मैं फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स करने चला गया था 1 महीने के लिए। और फिर मेरे मन में था कि कुछ फिल्म प्रोडक्शन, कुछ मतलब उस टाइम डायरेक्टर। पे सिचुएशन डाइसी सी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ, कैसे कुछ करना क्लैरिटी है, नहीं था। कुछ- और थोड़ा ऐसा भी था कि यार क्या ही हो जाएगा, देख लेंगे क्या होगा वो। बट जब मैं वो फिल्म का कोर्स कर रहा था पुणे में, उसी टाइम मेरा आईएम का रिजल्ट आ गया, मेरा आईएम बैंगलोर हो गया। तो फिर वो पेरेंट्स ये भी होता है कि अरे हो गया है तो अभी जाने में क्या। और आपने बिट्स पिलानी से आईआईटी करी, देन आईआईएम में गए, तो आपने ये मन में तो रहा होगा ना कि यार मेरे को जॉब मिल जाए, 30-35 लाख की जॉब मिल जाए, 40 लाख की जॉब मिल जाए तो ठीक रहेगा। एक्चुअली एक तो उस टाइम ऐसे नंबर्स थे अच्छा नहीं थे क्या? मेरे को भी किसी फाउंडर ने बोला कि यार हमने आईआईएम से जब मैं निकला था तो मेरा पैकेज 3.5 लाख था अभिषेक। तो अच्छा 3.5 लाख ही था क्या आपका? तो सेम तो उस टाइम नहीं थे ऐसे नंबर्स।
और मेरा पर्सनली ऐसा नहीं था कि कुछ जॉब वॉब करनी है, हाँ। थोड़ा एक्सप्लोर करना था, ऐसा था। तो फिर आईएम चला गया, बट जो मेरा दोस्त था जिसने जॉब छोड़ दी थी जीएस में, हमने साथ में Right. 5-6 लोगों ने, तो वो दोनों ने मिलके कंपनी चालू की लर्निंग आउटकम्स करके, ओके। और वो 1-1.5 साल फाइट मार रहे थे, तब तक मेरा आईएम में फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था। तो मतलब आप पढ़ाकू टाइप के बच्चे थे। फर्स्ट ईयर में तो था, हाँ। आईएम में तो था मैं। क्योंकि आईएम में होना ही बड़ी बात है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे हाँ, पता बट नहीं, आईएम मैंने में भी नहीं जाके करा। मैं पढ़ाकू था, हाँ। देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग हाँ। दैट। फिर सेकंड ईयर में जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने छोड़ के उन्होंने चालू किया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि विल यू कम बैक, तो फिर मैंने समर प्लेसमेंट में से ऑप्ट आउट कर लिया। तो मैंने समर्स में भी नहीं बैठा, मैं प्लानिंग कमीशन में जाके मैंने 12th हायर एजुकेशन प्लान लिखा, जो एक आईएएस ऑफिसर थे उनके अंडर। फाइनल्स में से भी मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, और सेकंड ईयर में ही फिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके लर्निंग आउट तो ये 2012 की बात हो गई। 11 में मैं आईएम गया, हाँ। 12 में मैंने दोस्त के साथ मिलके सेकंड ईयर में ही मैंने सेल्स करना चालू कर दी। ओके। तो मैं आईएम बेंगलोर में था, हमारा बेंगलोर का पहला क्लाइंट था कुमारन स्कूल, जो ओके। आईएम से बहुत पास में था। हम्म। और फिर उस टाइम से तो 10 साल हो गए अभी। तो 10 साल की जर्नी है, मतलब क्या बेस्ट लर्निंग क्या आपकी, 3 ऐसी लर्निंग जो आपने 10 साल में कमाई हो? मेरा सबसे एक लर्निंग तो बहुत पर्सनल है कि हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप में we tend to fall in love with our own idea, Right. and I think to come out of that it took me like 4-5 years just to understand कि user research कैसे कर, और ये सारी चीजें ना 2013 में ऐसा there wasn't lot to read also, तो वो समझने में कि एंटरप्रेन्योरशिप होता कैसे है, यूजर रिसर्च कैसे करना चाहिए, एक आइडिया को आप कैसे वैलिडेट करते हो। तो लर्निंग आउटकम्स हमने 2 साल किया, और उसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब सो वी वर पिचिंग टू गोवा गवर्नमेंट, तो हमारा कुछ ऐप तरीका चीज़ था टीचर्स के लिए, और गोवा गवर्नमेंट ने उस टाइम सब टीचर्स को टैबलेट दे दिए थे, बट वो टैबलेट पे कुछ था नहीं। राइट, उस टाइम टैबलेट आता था। हाँ, कुछ वो आकाश टैबलेट आया था, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो गोवा गवर्नमेंट वाज इवैल्यूएटिंग कि ये टैबलेट पे क्या टीचर्स को क्या दिया जा सकता है, तो वी वर पिचिंग टू गोवा गवर्नमेंट, एंड वहाँ पे कोई सीनियर इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने देखा कि ये 25 साल के यंग व्हाटएवर लॉन्डे जो पिच कर रहे हैं गवर्नमेंट को, एंड दे लाइक्ड आवर प्रोडक्ट, सो देन दे सेड कि यार वी वांट टू एक्वायर यू, आर यू ओपन टू दैट। और हमारा ऐसा था कि हम 2 ही को-फाउंडर्स थे 2013 से लेके 15, हमारी एक एम्प्लॉय थी, तो वो उस टाइम रिमोट थी चेन्नई में, और हम आई रिमेंबर कि स्काइप पे उनके साथ बातें करते थे। हमने कुछ ठीक ठाक रेवेन्यू बना लिया था, बट हमको भी थोड़ा खुद का ग्रोथ नहीं दिख रहा था कि हाउ डू वी ग्रो एज entrepreneurs in this. So that is how the first exit happened in 2015. और वो that time was very different, कि मुझे याद है कि हमने जब पहला अपना फंडिंग राउंड किया था तो 5 लाख का था, मॉर्फियस करके फंड था। फिर हमने जो पहला एंजल राउंड उठाया था वो कुछ 20 लाख का था। एंड एट दैट टाइम ये सारी स्टोरीज आती थी, मतलब योर स्टोरी है जो उस टाइम के जो भी मीडिया, बिकॉज इवन दैट वाज सेलिब्रेटेड। और जब हमारा पहला एग्जिट हुआ तो मुझे याद है कि देयर वाज अ फाउंडर एंड शी वाज वेरी वेल फंडेड, एंड काफ़ी उन्होंने बड़ा बिजनेस बनाया। तो हमारा जब एग्जिट हो गया तो हम थोड़े नाराज ही थे कि यार जितना हमने सोचा था कि बड़ा बना पाएंगे उतना हुआ नहीं। तो उस टाइम पैसे कमाए आपने? हाँ, तो आई थिंक मैं मैकेंजी जाता, लेट्स से आईएम से या बीसीजी या कहीं पे भी जाता, उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही कमाया उस 3 साल में, बट इट वाजंट लाइक अ लाइफ चेंजिंग अमाउंट ऑफ मनी। तो हम थोड़े नाराज थे कि यार जितना हमने सोचा, तो बट उन्होंने फिर हमको बोला कि यार एग्जिट बहुत रेयर चीज़ है, वो भी कैश एग्जिट बड़ी रेयर चीज़ है, राइट। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस। नाइस। मतलब मैंने कितने 100 पॉडकास्ट किए होंगे, उसमें से 2 या 3 लोगों ने बोला होगा कि हमने एग्जिट मारी है। तो हालांकि छोटी है, पर एग्जिट मारना एक बड़ी चीज है कि यार कैसे किया जाए इसको एग्जिट, पैसे वो भी कैश डील के अंदर। आई डोंट थिंक यू एवर सेल, यू गेट बॉट, राइट। तो आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मैं अभी धंधा बेच दूंगा, राइट। लाइक नॉर्मली यू गेट बॉट, somebody likes what you are doing, they would approach you। हमारे केस में भी वही यार हम उसको चलाते हैं, तुम छोड़ दो, या हाँ जो भी आप इक्विटी ओनरशिप हमको दे दो। जैसे ये जो था वो इट प्योरली हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट सेरेंडिपिटस थिंग इन गोवा, कि हम वो पिच कर रहे थे वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को, और ये 2 लोग वहाँ पे वो भी पिच करने के लिए बैठे हुए थे, और उनको लगा कि यार इनका तो सही है। तो मेरे को 3 लर्निंग बताओ, आपकी बेस्ट 3 लर्निंग 10 साल की। एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने जो सीखा है कि अगर आप K-12 में बच्चों का सब सोचते हैं कि अरे इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे पेरेंट हैं, तो धंधा तो बना लेंगे। वहाँ पे मेरा एक कोर लर्निंग ये रहा है कि पहला लर्निंग कि 2 फैक्टर्स आपको सोचने पड़ते हैं, शेयर ऑफ वॉलेट विच मीन्स पेरेंट क्यों इसके लिए पैसा देगा, और शेयर ऑफ टाइम विच इज बच्चा इस पे टाइम क्यों खर्च करेगा। अगर ये दोनों का गणित नहीं मिलता है कि पेरेंट देने को तैयार है बट बच्चा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करने को तैयार नहीं, आपका धंधा नहीं बनेगा।
बच्चा टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार है बट पेरेंट इज नॉट विलिंग टू स्पेंड, तो आपका फिर से धंधा नहीं बनेगा। जैसे स्कूल का मैंने ये सीखा कि आप कितना भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना दो, बट स्कूल का ये है कि मैं अगर 1 लाख रुपए फी चार्ज कर रहा हूँ तो सारे वेंडर के लिए मिलके मेरा 10,000 का बजट है। फिर उसमें स्कूल बस पे जीपीएस लगा था वो भी आएगा, जो ईआरपी वाला है वो भी आएगा, स्मार्ट क्लास वाला भी आएगा, एकदम डिफरेंशिएटेड। आप सोचते हुए मैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाऊंगा, इट डजंट वर्क बिकॉज उनके पास तो बजट बहुत लिमिटेड है, उसमें सबको फिट करना है उनको। तो एजुकेशन का वो मेरा लर्निंग था, शेयर ऑफ टाइम, शेयर ऑफ वॉलेट। अब जब मैं हायर एजुकेशन में हूँ अपस्किलिंग में, तो यहाँ पे मेरा लर्निंग ये है कि आपको स्कूल में चैनल बहुत क्लियर है कि आप पेरेंट्स के पास कैसे पहुँचोगे, बच्चों के पास कैसे पहुँचोगे। अपस्किलिंग में या हायर एजुकेशन में बड़ा मुश्किल है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को ढूंढना कि जो आपका प्रोडक्ट या प्रोग्राम खरीदना चाहता है। तो वहाँ पे मेरा लर्निंग ये है कि यू नीड टू स्टार्ट विद आउटकम। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट आउटकम द मार्केट नीड्स और द यूजर्स नीड, देन यू नीड टू मैप इट बैक टू पर्सोना कि किसको ये आउटकम चाहिए, और फिर मैप बैक करना है कि कौन से चैनल से आप उन तक पहुँच पाओगे। एंड आई थिंक इंडिया में चैनल्स का बहुत मतलब स्पेशली विद वर्किंग प्रोफेशनल, जो आपके ट्रेडिशनल चैनल है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। इन्फ्लुएंसर्स भी बड़े एक्सपेंसिव है, फिर वो वहाँ पे जाके बात अटक जाती है। एंड वो तीनों का सिनर्जी लाना ना, चैनल, पर्सोना, फिर आपका बीच में प्रोग्राम जो आप चलाओगे, और फिर आउटकम, ये 4 चीज़ें जब तक सिनर्जी में नहीं है तब तक आपका ग्रोथ लूप नहीं चलता है। थर्ड लर्निंग इज कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अभी तो 10 साल हो गए, आई स्टिल थिंक देयर इज 10 years ahead of me before I could say hey like I'm comfortable। बट अभी तो ऐसा लोग ऐसा कहने लगे हैं मार्केट में कि यार 5 साल में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना के निकल सकते हो या फिर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हो। आप like I know Byju's is getting a lot of rap, Right. but when did Byju start? Byju started in 2007 or 8। राइट, मुझे याद है क्योंकि मैंने तो उनका कैट का जो वो बड़ा हॉल लेके वो पढ़ाते थे ना, वो मुझे याद है कि वो 2008-9 आपने अटेंड किया क्यों? मैंने नहीं अटेंड किया, बट मेरे साथ जो आईएम आए थे उसमें से इनफैक्ट मेरा एक विंगी है जो उस टाइम से उनके साथ काम कर रहा है। तो उसने एक्चुअली कोर्स किया ही नहीं, वो तो वहीं पे काम कर रहा है। वो इवन 2 साल जब कॉलेज में था तो वहीं पे जाके काम करता था, तो बहुत पहले से। सो एजुकेशन में तो मुझे नहीं लगता किसी ने बहुत फास्ट तरीके से, जैसे एमेरिटस है, आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक स्टोरी। बहुत लोगों को पता नहीं है कि एमेरिटस जो इंडिया की कंपनी है एंड ग्लोबली नाउ दे डू वेल, दे स्टार्टेड इन 2010। तो उनका पहला फंडिंग राउंड 2015 में हुआ। And this was a seasoned entrepreneur। तो 2010 में इन्होंने जब चालू किया था अश्विन ने, आई थिंक उसके पहले भी उनका एक कंपनी था जो सिकोया फंडेड था, बट उसका आई थिंक इट डिड नॉट वर्क है, मुझे एक्चुअल स्टोरी नहीं पता। बट 2010 में उन्होंने आई थिंक एमेरिटस चालू किया, और जब मैं लर्निंग आउटकम्स कर रहा था तो चैतन्य जो दूसरे को फाउंडर है, मुझे याद है कि उनके कॉमन दोस्त वगैरह थे, एंड हमको उस टाइम किसी ने बताया था कि अरे चैतन्य इज डूइंग, कि वो एनसीआर का एक MBA बैच बना रहे हैं। उस टाइम हमको लगा कि यार ये अच्छा है कि कैसा, हमको नहीं समझ में आया उस टाइम। बट अभी आप 10 साल बाद देखिए, लाइक नाउ दे आर सच अ बिग कंपनी। तो आपको लगता है कोई भी चीज बनने के लिए 10-15 साल तो देना ही पड़ता है? एजुकेशन में आई थिंक इंडिया में जो बड़े सेक्टर्स है ना, जैसे रिटेल हो गया आपका, फाइनेंस एंड बैंकिंग हो गया, IT सर्विसेज हो गया, वहाँ पे आप बहुत, बिकॉज वहाँ पे टाइम का इशू नहीं, वहाँ मार्केट्स ऑलरेडी बड़े हैं, तो वहाँ पे आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे फिनटेक में बनाया है बहुत सारा, 3-4 साल भारत पे का नाम ले तो उन्होंने 2-3 साल में बिलियन डॉलर बना लिया। देखो, हालांकि नावी का मीशो भी हो गया, ई-कॉमर्स में, मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह ये, बट इनका भी आई डोंट थिंक 5 साल में हुआ है, इनका शायद 10 साल में हुआ है, 7-8 साल में। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, मतलब अच्छा बिजनेस। और वो आउटलायर्स होते हैं, जैसे 5 साल में आई थिंक वन कंपनी दैट कम्स टू माय माइंड इज लाइक पोस्टमैन, राइट, बट वो इंडिया में नहीं, उनका यूजर बेस तो सारा ग्लोबल है ना, इंजीनियर्स एंड डेव। एक स्टेटमेंट आपने आपकी लिंक्डइन पे लिख रखा है बाहर कि डिग्री देख के आप मत दिखाओ कुछ। तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या बात हो गई ऐसी आपकी? तो हमने जो एड कैंपेन किया था इस साल के पहले, तो हमारा उसका वोल टेक ये था कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो स्टोवा में मत आइए। अच्छा, है ना, तो ये दिस इज एन अपस्किलिंग जर्नी, एंड सिर्फ आपको डिग्री खरीदना है तो मत आइए। तो आई न्यू कि उसके बाद बहुत सारा ब्लो बैक आने वाला है, तो मैंने अपना लिंक्डइन वो चेंज कर दिया कि आई हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू यूज। इनफैक्ट आई थिंक अश्नीर ने वो पोस्ट किया था, और अश्नीर पे भी उनके कमेंट में भी थे कि अरे आप खुद आया में गए हो और अभी क्या बोल रहे हो कि डिग्री बकवास है, बेकार है, डिग्री बकवास है। आई डोंट थिंक किसी का कहना ये है कि डिग्री बकवास है पर से, व्हाट पीपल वांट टू से स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। तो फिर आप डिग्री लेके स्किल्स हो, डिग्री के बिना स्किल्स हो, इट डजंट मैटर। तो क्या लगता है आपको IIT जाना चाहिए क्या? मतलब मेरा तो ये है कि अगर आपका हो रहा है तो आपको जाना चाहिए, बट मतलब क्यों पढ़ाई करनी है उसके लिए? IIT के लिए क्यों पढ़ाई करनी है?
See that process changes yourself. जैसे मैंने तो IIT के लिए प्रिपेयर किया, मेरा हुआ नहीं IIT में, but that process, that discipline changes. तो डिसिप्लिन तो अपन इतने सालों से सीख ही रहे ना, 12 सालों से तो सीख ही रहे नहीं, स्कूल वो में एक जाने अलग से। डिसिप्लिन है। आप दिन का 5-6-10 घंटा प्रिपेयर करना, IIT के लिए हो गया या इवन UPSC के लिए हो गया, एंड देन मेकिंग इट। यू नो, वो 3 Idiots में गाना था ना कि H2SO4 ने सारा बचपन जला डाला है। देयर वाज अ लाइन इन दैट सॉन्ग। आई मीन इट्स फेयर है। आई थिंक 11th-12th एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत लोगों के लिए ट्रॉमेटिक ईयर्स होते हैं, बट आई आल्सो थिंक इट सेट्स यू अप फॉर लाइफ इन अ वे। जो वो ट्रेनिंग है, तो सिर्फ वो पढ़ाई से ही नहीं, आप वहाँ पे जो जहाँ जाते हो कॉलेज में, वो भी इट मेक्स अ टन ऑफ डिफरेंस। जैसे मैं बिट्स गया था, मैं तो आई एम अ वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट, तो मैं 10वीं तक तो इंग्लिश में बोलने का कोई संबंध भी नहीं आया था। तो मैं जब पिलानी आया तो हिंदी भी कॉन्वर्सेशनली कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि हिंदी बोलने का कभी सवाल ही नहीं था। लाइक यू ओनली वॉच मूवीज एंड दिस एंड दैट, बट दोस 4 years दे डिड, आई मीन फर्स्ट 1-2 years दे डिड चैलेंज मी। मैं भी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। चैलेंज मेरे लिए भी उतना ही था। अगर किसी के IIT के लिए चैलेंज होगा तो मेरे लिए भी उस कॉलेज में एडमिशन लेना मेरे लिए खुद के लिए चैलेंज था कि यार इस कॉलेज में पढ़ना है, इस कॉलेज में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है, अपने आप को लोगों से कंपेयर करना है, कैसे भी लोग हो उनमें कम्पीट करना है, उसमें भी मार्किंग लानी है। तो बात तो सेम ही हो गई, चाहे आप IIT जा रहे हो चाहे मैं एक नॉर्मल कॉलेज में जा रहा हूँ, तो देयर इज द सेम थिंग। लेट मी रिफ्रेम इट ना। आई थिंक द नेटवर्क हेल्प्स as long as you have confidence in yourself and you understand, like you know, Raj मेरा जो co-founder है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि people who can smell money are much better than people with degree. राइट। कि आप एक ट्रेडर से बात करोगे ना, जो स्टॉक मार्केट में खेलता है एंड वो अंडरस्टैंड्स हाउ मनी फ्लोज एंड 2-3 साइकिल में से गया है। तो मेरे को समझना ये ट्रेंड है क्या, मतलब IIT में जाना, IIM में जाना, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था एक्चुअली जाने का। मैं कभी See, it's a safe path, no? It gives you a safety net. अच्छा, सेफ्टी दे देगी, मैं पैराशूट लेके कूद रहा हूँ, मैं मरूंगा नहीं, अब तो मेरे को कोई ना कोई जॉब दे देगा। तो बेसिकली जॉब के लिए ही जाना लोग प्रेफर करते हैं। एंड आई डोंट थिंक हर किसी का रिस्क एपेटाइट भी होता है, राइट? लाइक सो एक चीज जो मुझे समझ में आई है, और यू नो इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक अबाउट एम्प्लॉइज आल्सो, कि अरे ओनरशिप, हम बोलते हैं ना एम्प्लॉइज शुड शो ओनरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, वो एक्चुअली बहुत कम लोगों में होता है, राइट। एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रिस्क एपेटाइट। हर किसी का नहीं है रिस्क एपेटाइट, कोई नहीं ले सकता। तो बहुत लोगों का, जैसे मेरा भी कोई 2-3 विंगीज थे, they are comfortable, they never want, it's not like they are not brilliant, they are brilliant people, brilliant minds, but they don't want to take as much risk, और उनके लिए वो बहुत अच्छा पाथ सेट कर देता है कि आप IIM में गए, आपने कुछ डायरेक्टर्स मेरिट लिस्ट में आए, आपका GPA अच्छा है, आपका मैकेंजी में, BCG में, बेन में हो गया, या PNG में हो गया, या HUL में हो गया, या TAS टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इट सेट्स यू अप ऑन अ। अच्छा, तो उन लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि हमें जिंदगी सेट चलनी चाहिए, कि यार मतलब मैं तो जब से एंटरप्रेन्योर बना, को लगता है कि सब लोग मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते हैं। वो एक्चुअली वो दैट इज अ वेरी रॉन्ग, वो मैंने भी अभी समझा है कि यू नो एक्सपेक्टिंग अदर्स टू थिंक लाइक यू, स्पेशली इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, इट इज अ ट्रैप। बिकॉज वो एक तो आप डिसअपॉइंटेड होते हो, आप सोचते हो कि यार ये मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहा, बट वो नहीं, बिकॉज हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर किसी की फैमिली सिचुएशन अलग है, हर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, लाइक a lot of entrepreneurs that I have seen, a number of them have financial security. There is also a set which doesn't have it, but वो एक अलग रसायन है, right? Like जो रिस्क एपेटाइट है कि मैं अब खुद पे बैठ लूंगा एंड इट्स ओके इफ आई फेल, तो बहुत लोगों को नहीं चाहिए उतना, जिग नहीं चाहिए, दे आर हैप्पी। एंड आई थिंक इफ यू वांट टू वॉक द ट्रेडिशनल पाथ एंड स्टिल बी सक्सेसफुल, एंड व्हेन आई से सक्सेसफुल फाइनेंशियली और इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, these degrees do provide that path. And okay, अगर आपको वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है तो अच्छा है, आपने जाना चाहिए, बट आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे। You can still put in fight, right? But आपको then you have to really fight on your own merit, right? Rather than like you know, जैसे सेल्स में है ना, आपने भी सेल्स काफी किया है, आप जब सेल्स कर रहे हो तो इट डजंट मैटर आप IIM से डिग्री लेके आए हो या कहीं से डिग्री लेके आए हो, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू कस्टमर क्या देखता है, आपका प्राइसिंग क्या है, आप कितना परसिस्टेंटली फॉलो अप करते हो, इस पे सेल्स होगा। वो आप IIM से हो या कहीं से नहीं हो, उससे नहीं होगा। ड्रॉप आउट का आजकल बहुत चल रहा है कि ड्रॉप आउट कर लिया हमने तो हम सक्सेसफुल हो गए, यहाँ से ड्रॉप आउट किया तो सक्सेसफुल हो गए। आई डोंट बाइंड, क्योंकि कुछ लोग सक्सेसफुल है जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, बट आपने ड्रॉप आउट किया इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं बन रहे। मतलब वो कॉरिलेशन वैसा नहीं है कि अरे मैंने ड्रॉप आउट कर दिया तो अभी मैं स्टीव जॉब्स बन जाऊंगा या ये। एंड मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि मत करो। अगर आपने मान लो 4 साल का कोर्स है, 3 साल कर लिए तो 1 साल कर लो। और उसका रीज़न ये भी नहीं है कि कुछ जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप, कई बार आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी ना, मतलब
आपको बाहर ट्रैवल करना है तो डिग्री होगी तो Easy इट हो इज जाएगा। इजी टू गेट अ वीजा। अभी मैं आईएम में एक सेशन देने गया था, उन बच्चों का भी ये क्वेश्चन है कि मतलब सब ये एक्चुअली बताओ ना सर कि हम जब जॉब करते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं एक्चुअली पढ़ाई काम आती कि नहीं आती। तो मैं तो उनको ही बोलता देखो आती है, वो 4P सिखाते वो जरूर काम आते हैं, प्रोडक्ट प्लेस जॉब सिखाते वो काम आते ही आते हैं। आप क्या मानते हैं इसमें? नहीं आता, इट गिव्स यू अ फाउंडेशन राइट, लाइक इट गिव्स यू अ स्ट्रक्चर टू थिंक कि बहुत सारी चीज़ें जो है अगर आपके पास फ्रेमवर्क है तो आपका इनिशियल एफर्ट बढ़ जाता है। जैसे आप मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हो 4P की, या आप सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग हो गया MBA लैंग्वेज में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता है और आपने फॉर्मली उसको थोड़ा पढ़ा है तो दे डू हेल्प, they give some structure to exploration, to thinking, versus like just jumping in the pond and then figuring your way out, because then you end up spending some time which otherwise you would have saved, and time is sort of costly. चलिए अब चलते हम सड़क से उठ के थोड़ा ऑफिस के अंदर। Let's welcome Aditya sir. He is the founder of Stoa and Stoa is an alternative of MBA. तो हम थोड़े से डिस्कशन करना चाहते हैं हम लोगों से कि MBA कितने लोगों ने करी यहाँ पे, और अल्टरनेटिव MBA के बारे में किसने सुना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है MBA से रिलेटेड पूछना चाहता है तो। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप भी जानते हो कि रेगुलर MBA होता है, डिस्टेंस होता है, जिसे अल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं। तो अगर जैसे रेगुलर में क्या होता है कि हम 8 घंटे डेली देते हैं, जो भी 5 दिन क्लासेस हो या 6 दिन हो, और जो अल्टरनेटिव होता है उसमें भी 8 घंटे या जो भी क्लासेस चलते होंगे बस वीकेंड में होता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट के अनुसार दोनों डिग्री सेम है राइट, तो आप बताएं कि फिर ये क्यों करना चाहिए। आई थिंक उसमें सबसे पहला ये है ना कि हर किसी के अपने पर्सनल कॉन्स्टेंट्स रहते हैं राइट। जो लोग ब्रेक लेके 2 साल MBA जा सकते हैं, एंड एज ही वाज सेइंग कि कैन मेक इट टू अ गुड कॉलेज एंड पे दैट व्हाटएवर 10, 15, 20 lakhs, if people can make it work, that is fine for that set of people, right? Ultimately एक segment की बात है, user segment की। जो user segment के लिए full time MBA काम करता है उनके लिए that is fine, but मेरा personally Stoa में ये sort of understanding that was our insight। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको business education चाहिए but they don't necessarily want an MBA, and when I say don't necessarily want an MBA, either it is a time constraint or it is a money constraint। डिग्री में कोई फर्क नहीं आया, अग्री हमारा तो डिग्री नहीं है यार, हमारा तो 6 महीने में प्रोग्राम ये हो जाता है। सो वी आर नॉट इवन गिविंग एनी डिग्री राइट। व्हाट आर योर पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग टू दोज गोल्स, एंड वेयर आर यू करंटली, एंड व्हाट कैन फिल द गैप। इफ दैट गैप कैन बी फिल्ड बाय फुल टाइम MBA, so be it। if it can be filled by a distance MBA, so be it। if it can be filled by Stoa, so be it। where are you currently and what are your professional goals and what can help you bridge that। और उसमें भी मैं बोलता हूँ कि everybody should do their own due diligence। ऐसा नहीं है कि Stoa works for everyone, right? We know who it works for, it doesn't work for everyone, so that due diligence you will have to do। and I think अगर if you can't do due diligence तो MBA करना ही नहीं चाहिए किसी, because that is like the fundamental skill of any business person, right? कि how do you sort of research something well। तो सर सेल नहीं कर रहे हैं आपको सिर्फ समझा रहे हैं, तो इसका मतलब स्टोर से करना तुमको। नहीं मैं तो बोलता हूँ, बहुत बार मैं ये बोलता हूँ कि ड्यू डिलिजेंस करो, बिकॉज सी अभी वी हैव ट्रेन्ड like 1000+ people, right? We have had like few learners who are unhappy, and now we understand why they might be unhappy। कस्टमर सपोर्ट अनहैप्पी कस्टमर से होते हैं। हाँ मतलब थोड़ा तो एट सम पॉइंट आई थिंक आप स्केल पे जाते हो तो थोड़ा थिक स्किन आपको बनाना पड़ता है। रिज्यूमे पे वो इफेक्ट नहीं करता कि आप किसी कॉलेज से कर रहे हो या फिर आप किसी एजेंसी से कर रहे हो। जैसे लास्ट टाइम मैंने टेक महिंद्रा में अप्लाई किया था, तो उसमें ये सीन था कि तुमने बीटेक की डिग्री तो की है बट तुम MBA की कॉलेज की डिग्री था और अच्छी कॉलेज की डिग्री था, तो इससे डिफरेंस नहीं आता। So मैं इसको क्या बोलता हूँ, इट्स लाइक whatever, I don't know what people call these days, it's like entering a one way lane, no? जो तुमको like because you don't have an MBA degree on your resume and the HR is not willing to love you back, so why are you proposing to them? There are enough and more companies who value skills। You should be willing to sort of have a conversation with them, and the way आप जिस तरह से अपना केस भी बनाते हो, जो प्रूफ ऑफ वर्क हम इसको बोलते हैं कि इफ यू आर अप्लाइंग टू अ कंपनी, लेट्स से यू आर अप्लाइंग टू माई हॉल स्टोर, आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगर एक प्रोजेक्ट करोगे, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट MHS डज, हु देयर क्लाइंटेल इज, एंड राइट टू Abhishek saying, Abhishek, this is the value I can add to your company, Abhishek will be more than willing to interview that person versus somebody who is just sending a resume with MBA on their thing। So how do you make a case, how do you approach the conversation with proof of work, and that is some of the
small tricky things, nuances here, right? Like ultimately, there are large corporates who would expect MBA on your resume, and MBA these days is a very cheap degree. You can buy it online also if you want to sort of put it on your resume. मेरा कोई claim नहीं है कि हमने पूरी दुनिया बदल दी है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं. And there are like now 100-150 companies who understand this, but slowly it will grow. जो उसने भी बोला कि skills will matter in the long term, but degree अपनी जगह है. There is no point like going all क्रांतिकारी की अरे नहीं डिग्री. सीएस वालों के लिए ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक बहुत खतरनाक लर्निंग अगर कोई लेना चाहता है तो जैसे सर ने बोला कि यार आपको अपना रिज्यूमे आप मतलब बताना है कि यार अभिषेक को क्या आपका क्लाइंटेल कौन सा है, आपको क्या चीज़ चाहिए, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में फिट करता हूँ तो आपके लिए कर सकता हूँ, तो अभिषेक विल डेफिनेटली हायर यू. तो ऐसा कहता है सेल्स में भी काम करता है कि अगर आप अपने क्लाइंट को ढंग से समझोगे और उसको ये प्रपोजल बना के भेजोगे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इसको इस तरह से फुलफिल किया जा सकता है, हम वहाँ पे ब्रिज बन सकते हैं आपके लिए, तो वो क्लाइंट आपका प्रोडक्ट लेगा ही लेगा. मतलब यहाँ पे भी आप सेल कर रहे हो, वहाँ पे भी सेल कर रहे हो, दोनों चीज़ है. तो सेल्स वालों के लिए लर्निंग थी, मतलब जो मैं तो कुछ बातों से लर्निंग निकालता हूँ, तो ये मेरे लिए भी लर्निंग और सबके लिए है कि अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के उसको बताना है आप लोगों को कि क्या उसको चाहिए और कैसे उसको दे सकते हो. मार्केटिंग में एक प्रिंसिपल है ना, उसको बोलते हैं शो नॉट टेल. बहुत बार जो हम सेल्स में भी होता है, मार्केटिंग में होता है, वी टेल, वी से कि अरे मैं ये हूँ, मैं वैसे हूँ. वर्सेस इफ यू आर एबल टू शो मैं आपके लिए ये करूंगा, दिस इज व्हाट द आउटकम विल लुक लाइक. इवन इन हायरिंग आई थिंक इट इज नॉट जस्ट लाइक व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, व्हेन यू आर सेलिंग योरसेल्फ, इफ यू कैन शो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई कैन डू फॉर यू, देन द हायरिंग मैनेजर और व्हाटएवर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर मैलिएबल टू सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू यू. At least that is my learning. Show not tell. It's a very simple principle, but very difficult to practice also. Nowadays, these online courses are like anyone can pay money and get a certified courses. It's not a big deal. People are not being educated enough to what to do with the course, like the practical knowledge. So the question is, when someone not to do anything. Online setting, if you can't dedicate time to it, you should not do it. Like just certification gather करने के लिए कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए. बिकॉज कि जो लोग कैंडिडेट्स है, अर्ली करियर प्रोफेशनल है, उनको लगता है कि यार मैं ये MBA कर लूंगा तो HR को लगेगा कि मैं एक्चुअली इस कॉलेज का एलम हूँ, राइट. बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स का आप एलम बन सकते हो आजकल ऑनलाइन. yesterday only I saw a profile and that girl had written ex McKinsey and company. So I said अच्छा तो इस कंपनी में क्यों है. तो I scrolled down, then I figured out she had done like some small internship or project for McKinsey, right? So even if you have these certificates from some of the top brands, HRs or recruiting managers will look कि आपने कौन सा कोर्स किया है and have you actually put in the effort or it is an easy to buy certificate, right? तो दो तरीके सर्टिफिकेट होते हैं. एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन which means you pay to play, आपने पैसा दे दिया आपको सर्टिफिकेट. दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस, अ सर्टिफिकेट दैट प्रूव्स कि you are actually good. Ideally you should pursue certificates of competence. For example, CFA is a certificate of competence, FRM is a certificate of competence, and those certificates are valued far more by hiring managers or HRs than certificates of completion. Unless you're willing to put in the effort and that certificate is certificate of competence, you should not ideally, I don't think it adds. सिर्फ upskilling के कर रहे हो, that is a different thing, right? Like, but if you want that a recruiting manager should look at you more favorably, then certificates of competence matter far more than certificates of completion. Upskilling के लिए तो फिर ठीक है, it doesn't matter what you're doing. What program is it possible for people like me who is having a regular job and still wanted or still interested to pursue? Our program is for working professionals. It's largely weekend. Second question is whether it is like equivalent to regular MBA program. No, we don't give a degree. It doesn't work with like large corporates. It only works with a certain set of customer. And हमारा फंडामेंटली स्टोवा चालू करने का पर्पस ये था कि हाउ डू वी मेक पीपल मोर कॉम्पिटेंट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी डोंट बिलीव अ पर्सन इज अ थिंग टू बी प्लेस्ड, तो इसलिए हमारा कोई प्लेसमेंट नहीं होता. आपको लर्निंग के लिए इन लोगों से मैं मिलाता हूँ ताकि कुछ बात हो सके, कुछ और क्वेश्चंस पूछ सको, कुछ सीखने को मिल सके. रिसेंटली ही रेज्ड ऑलमोस्ट 12 करोड़ का फंडिंग, सो बिग क्लैप फॉर हिम एंड बेस्ट विशेस फॉर हिम कि ये स्टोवा को बहुत आगे लेके जाए, बट हमारे एम्प्लॉइज को नहीं. चलो थैंक यू गाइस. थैंक यू. तो आदित्य सर, अभी मेरे को लास्ट बताइए कि स्टोवा क्या है, कैसे नाम रखा आपने और एक्चुअली क्या काम करते हैं. बिकॉज लोगों को आपने देखा होगा इतना सारा कंफ्यूजन है, लोगों को लग रहा है डिग्री आज मिल जाएगी, चीज़ें मिल जाएगी, बट आप एकदम पूरा एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझाओगे. सो स्टोवा हमने चालू किया 2020 में पैंडेमिक की, जैसे आपने बताया कि जस्ट आपने कंपनी रजिस्टर की और पैंडेमिक चालू हुआ.
मेरा भी ऐसे ही हुआ, मैंने 1 अप्रैल को चालू किया करनी, मतलब प्लान ये था कि 1 अप्रैल से ऑपरेशंस चालू करेंगे। एंड देन पहले 5-6 महीना हमने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो कंपनी स्टार्टेड एज अ टीनेजर वेलबींग कंपनी। तो मेरा पहला प्रोग्राम जो था वो टीनेजर्स के लिए था। ओके। क्योंकि उसके पहले मैंने इंडिया का पहला सोशो इमोशनल लर्निंग SEL करिकुलम बोलते हैं, यूएस में तो काफ़ी पॉपुलर टर्म है। इंडिया का पहला SEL करिकुलम क्या होता है पूरा बताओ आप। जी कृष्णमूर्ति के एक स्टूडेंट थे जो मदनपल्ली में रहते हैं, तो उनके साथ मिलके हमने ग्रेड 3 से 9 मतलब 3 से 9 जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो हर इमोशन का एक टाइम आता है। जब पहली बार आपका फ्रेंडशिप टूटता है तब दोस्तों के बारे में कैसे सोचते हो, तो वो हमने एज अप्रोप्रिएट सॉर्ट ऑफ इमोशंस आइडेंटिफाई करके उसके अराउंड कॉन्वर्सेशंस लेसन प्लान्स बनाए थे टीचर्स के लिए, जो वो अपने क्लासरूम में कर सकते। तो मैंने जस्ट टोआ करने के पहले वो किया था। तो फिर मेरा इधर वो B2B सेटिंग से अच्छा है मैं B2C सेटिंग में करूँगा डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ। तो वो सोच के चालू हुआ और उस टाइम कंपनी का नाम क्वेस्टो करके था, तो इट वाज लाइक क्वेस्टो। ओके। सो वो 3-4 महीने का जर्नी था कि क्वेस्टो का PMF, क्योंकि उस टाइम बच्चों का वो शेयर ऑफ टाइम वाली जो मैं बात कर रहा था, स्कूल ऑनलाइन हो गया, कोचिंग ऑनलाइन हो गया, कोडिंग ऑनलाइन हो गया, तो उसमें ये सोशल इमोशनल लर्निंग तो बहुत नीचे आ गया। तो फिर 3-4 महीने का हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ और उस दौरान हमारा एक इंसाइट आया कि प्रोफेशनल कम्युनिटीज ऑन इंटरनेट कैन एक्चुअली मेक मनी। राइट। तो वो हमारा एक 3-4 महीने के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद लर्निंग था और फिर हमने वो देखा कि प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ बन सकती है। तो वो हमने कुछ लोगों को हेल्प की उनकी कम्युनिटीज़ बनाने में, और उसमें एक बेंगलोर की ही योगा एंटरप्रेन्योर थी जो बहुत बड़ा स्टूडियो चलाती है बेंगलोर में, और उनसे मैं करिकुलम की बात कर रहा था उनकी कम्युनिटी के, एंड उन्होंने बोला कि आदित्य ब्रांड वॉइस, प्राइजिंग कैसे करना है, ग्रुप क्लासेस का, इंडिविजुअल क्लासेस का, ये सब मैं पढ़ाना चाहती हूँ। जो ये तो बड़ा MBA तरीके का लग रहा है, ये जो बात है ना, ब्रांड वॉइस, प्राइजिंग कैसे करना है, ये वो। तो फिर हमने उसका बहुत रिसर्च किया कि ये किस पर्सोना को ये ऐसे बिजनेस एजुकेशन की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत अजीब अजीब तरीके के पर्सोना हमको मिले कि जैसे चर्च लीडर्स इन US, शॉपिफाई स्टोर ओनर्स, राइट। हाँ। कि उनको इन्वेंट्री के बारे में पता चलना है कि मैंने अगर शॉपिफाई स्टोर चालू किया है तो मुझे सीखना तो है कि इन्वेंट्री मैनेज कैसे करूँ या ब्रांड मैनेज कैसे करूँ। तो फिर हमारा वहाँ से पहला इंसाइट आया कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल हु वांट बिजनेस एजुकेशन बट नॉट MBA। राइट। अगर आपने शॉपिफाई स्टोर चालू किया है तो बंद करके आप ऐसा तो नहीं करोगे अरे मैं भी MBA करके वापस आगे धंधा चालू करूँगा। बट जब हमारा वो रिसर्च कंप्लीट हुआ तो हमने रियलाइज किया कि ये सारे पर्सोनास US में ज़्यादा है, राइट। इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में जो पर्सोना है जिसको बिजनेस एजुकेशन चाहिए बट MBA नहीं चाहिए, उसके लिए फिर हमने ऑल्टरनेटिव MBA करके चालू किया। और फिर बाय दैट टाइम क्वेस्टो नाम पे हमारे 4-5 एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, तो उसका अपना एक ब्रांड बैगेज बन चुका था कि अरे फिर से इसी ब्रांड के साथ करना है क्या। तो हमारा एक दोस्त है आकाश करके, वो उस टाइम उसने जस्ट अपना वो एजेंसी छोड़ दिया था जहाँ पे वो UI UX हेड करता था और उसने अपना खुद का प्रैक्टिस चालू किया था। तो फिर उसके साथ मिलके हमने नाम सोचना चालू किया, इंस्पिरेशंस ढूंढे, और स्टोआ ये एक्चुअली ग्रीक नाम है, जो स्टोइसिज्म बोलते हैं उसका रूट वर्ड स्टोआ है। और स्टोआ इज अ ग्रीक आर्किटेक्चरल एलिमेंट कि जो पैसेजवे होता है जो 2 हॉल को कनेक्ट करता है और जिसके दोनों साइड पे कॉलम्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टोआ। और जो जीनो और उसके डिसाइपल्स थे वो स्टोइसिज्म की बातें वो पैसेजवे में बैठ के करते, इसलिए वो स्टोइसिज्म वर्ड आया। और वो नाम चूज करने का रीजन भी ये था कि इट इज वन ऑफ द लास्ट फ्यू ग्रीक वर्ड्स व्हिच इज नॉट अब्यूज्ड इन SEO। आप उसको स्टोआ अगर गूगल करोगे तो पहला एंट्री विकिपीडिया पेज आता है और stoa.com अवेलेबल था। हालांकि उस टाइम हमारी औकात नहीं थी खरीदने की stoa.com, वो तो हमने जाके आई थिंक 2 साल बाद खरीद पाए। 2 साल बाद खरीद पाए। तो उस टाइम हमने फिर stoaschool.com था तो वो खरीद लिया। तो स्टोआ नाम का ओरिजिन वो है। फिर उसके बाद हमने जो लोगो है, एंड आई थिंक दैट समहाउ स्ट्रक अ कॉर्ड विद पीपल, जो स्टोआ का लाइन, फिर उस पे काम किया। तो दैट इज द ब्रांड स्टोरी कि वो फाइंडिंग अ वर्ड विच इज़ नॉट अब्यूज्ड इन SEO, विच हैज़ वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, विच इज़ शॉर्ट, जिसका URL अवेलेबल है .com का। तो उस तरह से स्टोआ बना। और जो पहला हमने बैच किया था, कोहॉर्ट बोलते हैं हम, दैट वाज 3 months। तो हर दिन, बिकॉज पैंडेमिक टाइम था, हर कोई घर पे था, और पहला कोहॉर्ट ऑलमोस्ट पूरा कोहॉर्ट मैंने पढ़ाया। तो 3 महीना। पहला स्टूडेंट कौन था आपका? हमारा पहला स्टूडेंट हालांकि कोहॉर्ट में चालू हुआ, बट देयर वाज दिस थिंक, उसका नाम यश सिंह है,
तो यश यूएस से जस्ट वापस आया था अंडरग्रेड करके, ओके और वहाँ पे भी वो एजुकेशन में काम कर रहा था, और यहाँ पे आके फिर पेंडेमिक चालू हो गया तो उसकी जॉब वॉब नहीं थी, तो ही वाज लुकिंग फॉर सम कम्युनिटी नेटवर्क हियर। तो यश वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और उस कोहॉर्ट की लास्ट एडमिशन राशि करके बंदी थी, राशि हजारी करके। तो पहले कोहॉर्ट का मुझे बहुत याद है बिकॉज वो 26 लोगों को मैंने 90 दिन पढ़ाया लगातार। राइट सो हर दिन शाम को हमारा 8 से 9:30 क्लास रहता था रात को, और 12 वीक्स का प्रोग्राम था। 12 हफ्तों में हमने 12 अलग अलग कॉन्सेप्ट, सो एक हफ्ता ब्रांड मैनेजमेंट, एक हफ्ता डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब आपने खुद ने पढ़ाई करी पहले ढंग से, मतलब पूरा रिसर्च करके पेपर्स बना के देन उसके बाद में पढ़ाया, या फिर कैसे? तो मेरे जो कोफाउंडर है मनोज और मैं, तो मनोज ने एमबीए किया है यूटी ऑस्टिन टेक्सास से, और मैंने आईएम बैंगलोर से किया है। तो बहुत सारा हमारा उस टाइम का रेफरेंस मटेरियल हमारे पास था जो हमको पता था। दूसरा, क्योंकि हमने खुद सारे बिजनेसेस बिल्ड किए थे, तो क्या रिलेवेंट है इसमें से क्या पढ़ाना चाहिए वो थोड़ा आइडिया था। और जो पहली बार जो 26-27 लोग आए थे, आई थिंक उनके भी हमसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो थे कि अच्छा पढ़ाई देख लेंगे, मतलब नया प्रोग्राम है, who knows कैसे जाएगा ये वो। बट वो पहले 25-26 लोगों ने ही ब्रांड बनाया एक्चुअली, उनकी जो कैमरेडरी उनकी वजह से ही। हाँ, और सम ऑफ देम वेंट ऑन टू हैव लाइक, अभी तो उनके 2 साल हो गए, तो अगर वो उस टाइम हमको ज्वाइन करते तो अभी उनका एमबीए होके शायद 1 साल हुआ हो वगैरह रहता, 6-7 महीने जो भी बोलूँ। बट सम ऑफ देम वेंट ऑन टू हैव रियली ग्रेट करियर। श्रद्धा जोशी करके हमारी स्टूडेंट है, तो ये जो धन करके प्लेटफॉर्म है, रेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट हाँ, वहाँ पे वो मार्केटिंग लीड करती है। हमारा एक दूसरा स्टूडेंट है अंकित करके, वो विन12 में भी ब्रांड मार्केटर है। यश ने एक टेकी करके कंपनी ज्वाइन किया था इन अ B2B सेल्स रोल आफ्टर स्टोआ। फिर वो वहाँ से अभी एक ट्रांसेंड करके एक इंटरनेशनल एजुकेशन कम्युनिटी है, उसका वो ग्रोथ मार्केटिंग देखता है। शोभित करके एक हमारा बंदा था, वो Web3 में चला गया, वो कुछ प्लूटो वर्स करके कुछ कर रहा है। राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग वो इनिशियल मोटली बंच था। देयर वाज अ पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम सिंगापुर, तो वो केमिकल में पीएचडी कर रही थी और उसको बिजनेस के बारे में पढ़ना था। राइट। तो वो थी। फिर एक यूरोप से, बेल्जियम से एक वेद करके इंडियन बंदा था, उसने ज्वाइन किया था, वो एमएस कर रहा था सस्टेनेबिलिटी में। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। नाइस सर, अपन एक रैपिड फायर खेलते छोटा सी। हाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाफट आंसर देने हैं। बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज गेटिंग एन एमबीए मेक समवन अ बेटर एंटरप्रेन्योर? नॉट, नो। व्हाई? I think entrepreneurship is very different game than what is taught in MBA. MBA prepares you for middle management, and that does, or at least the top 15 colleges do a good job at it. Middle management के लिए अच्छा prepare करते हैं. Entrepreneurship is a whole different ball game. 3 words to describe your management style. Energy, First, pride in the craft. Look at your work as craft. And तीसरा word, persistence. nice. So what is a recent news or business development that you caught your eyes? Recent news or business development, no? This sneaker marketplace raising funds. I think Vedant Lamba, I think that is the name of the guy. पर अभी कर रहे हैं, काफी बहुत टाइम हो गया स्नीकर्स। नहीं, पहली स्नीकर मार्केटप्लेस है जिसने फंडिंग उठाया इंडिया में। Okay. तो अभी तक तो लोग वो इंस्टाग्राम पे चल रहा था, Right. बट पहली शायद मार्केटप्लेस है जिसने फंडिंग रेज किया है फॉर स्नीकर्स। So what's your strategy for staying motivated and maintaining work-life balance in a demanding MBA program? Are you asking from student point of view or for me? From your point of view. I don't know any other way. It's that, मतलब ऐसा कभी टाइम ही नहीं था कि I haven't taken things seriously. I'm very serious person. हाँ, मैं आपसे बात करके मुझे लगा आपने कैजुअली बहुत सारी चीजें कर ली अभी। हाँ, तो ऐसा कभी टाइम ही नहीं आया कि actually I don't think about motivation as a separately work life balance. It's just like part of life. What do you believe in the most critical skills for an successful MBA student? I think ability to write. Ekdam simple. If you can write a good one pager that can bring out the insights and you can convince your story well, I think that is the ultimate ability, because that is abstraction of everything else. अगर आपको बाकी सब पता है तभी जाके आप अच्छा वन पेजर लिख पाओ। कुछ बोलना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं? मुझे किसी ने ये बोला था और वही मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि डोंट बिलीव इन योर ओन बुलशिट। आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स वी फॉल इन लव विद एन आइडिया, विद लाइक मुझे ये करना है वो करना है, एंड ऑफन टाइम्स मार्केट स्लैप्स यू बट यू डोंट वेक अप अर्ली इनफ, एंड दैट हैज हैपेंड टू मी कपल ऑफ टाइम्स। और मैं जब स्टोआ चालू कर रहा था तो मेरे एक मेंटर थे, तो मैं उनसे मिलने गया कि मैं चालू कर रहा हूँ ये वो, तो उन्होंने बोला लिख ले पहले पेज पे, तो ही मेड मी राइट ऑन दैट नोटबुक सेइंग डोंट बिलीव इन योर ओन बुलशिट।
और कोई लिखने की आदत के लिए आप बोल रहे हो ना कि जो आदमी लिख सकता है ना, अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर उसने लिख दिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर वो लिख पा रहा है तो वो उसको सॉल्व भी कर सकता है। अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो उसको मतलब वो सॉल्व भी नहीं कर सकता। हाँ, इनफैक्ट हम ये बोलते हैं राइटिंग इज थिंकिंग। जब आप Right. लिखना चालू करते हो और आपको एक पेज का कंस्टेंट है, Right. तो इट फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट एवरी डिफरेंट एस्पेक्ट। तो जब निकलता है वन पेजर तो आपने बहुत सारा उसके बारे में ऑलरेडी सोचा। एब्सोल्युटली राइट। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप यू गेट बेटर। मैं कल ठीक हो जाऊंगा, मैं कल सुना लूंगा इसको।